जी सर। अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम दे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। ये भी आपने देखा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है, और जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त दे बाइज़्ज़ो मन तशा, कि बड़े बड़े ममालिक मुंह देखते रह गए, लेकिन जिसकी किस्मत में ये एजाज़ हुआ वो था पाकिस्तान। इसीलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान नुसरत खैरन। ये कैसा अमेरिका जैसा मुल्क और ईरान जैसा ताकतवर मुल्क भी इतनी जंग के बाद अगर टेबल पर आया, और जिस मुल्क ने ये इनको टेबल के ऊपर बिठाया और वो है पाकिस्तान। और आज आप देखें कि पूरा इस्लामाबाद और पूरा पाकिस्तान खुश है और फ़ख्र भी महसूस कर रहा है अपनी सियासी क़यादत पर और अफवाज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऊपर। इस पर हमने बात करनी। एक्चुअल ट्राई है क्या? 15 निकात, 5 निकात, लेकिन एक्चुअल जो 3 क्रूशियल किस्म के पॉइंट्स हैं उन्हीं पर डिबेट होनी है, क्योंकि मुज़ाकरात से पहले प्रिलिमिनरी तौर पर मुज़ाकरात के एजेंडे पर दोनों फ्रीकैन की बात हो चुकी होती है। और आपको पता है कि जब अपने अपने मुल्कों से इजाज़त लेके, यानी कि मुतलका अथॉरिटी उनके प्रेसिडेंट ने ट्रंप से जो पाकिस्तान में डेलीगेशन आया है, JD वैंस और उनका अपना दामाद और एक और, तो इसी तरह ईरान से यानी जो डेलीगेशन आया वो भी कुछ निकात के ऊपर मुफाहमत या हो चुकी होती है, लेकिन 2-4 पॉइंट ऐसे रहते हैं जिस पर बात होनी होती है। वो भी हो सकता है ये मुज़ाकरात आगे चले, जैसा दोहा कार्ड बड़े लंबे चले थे। लोगों को तवक्को रखनी चाहिए कि जब इब्तिदा अच्छी है तो फिर आगे भी ठीक होगा। हमारे साथ एयर मार्शल एजाज मलिक साहब मौजूद हैं और डॉक्टर हसन जफर साहब। वेलकम टू द शो। जी एयर मार्शल साहब, आगाज़ कीजिए कि पहले तो बात यह है कि पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ा एजाज़ है, मैं समझ पूरी दुनिया में हम कह सकते हैं कि जब कभी हम ताने सुनते थे कि पासपोर्ट का जी वो टाइटल है हमारा, फलाना है, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें, मीडिया की नज़रें, तमाम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जहाँ जहाँ भी कोई है वो पाकिस्तान के ऊपर ही है। क्या कहते हैं सर? जी बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। देखिए ये कितना बड़ा एजाज है, इसको मैयर करने का सिर्फ एक पैमाना है, और वो पैमाना ये है कि आप देखें कि भारत में किस कदर सफ़े मातम बिछी हुई। वो जो उनके हालात हैं वो उसका मिरर इमेज या उल्टा करके उसको देख लें तो वही पाकिस्तान का वकार। यानी भारत इस वक्त आज से 1 साल पहले इसी अप्रैल के 11-12 तारीख को अगर हम रिवाइंड करें तो भारत एक पाकिस्तान को आइसोलेशन, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का एक नैरेटिव बिल्ड करके वो ये अस्यूम कर रहा था कि वो इस खिते की एक एस्टेब्लिश मिनी सुपर पावर है, जिसका रोल जो है वो चाइना कंटेनमेंट होने की वजह से अब वो इस खिते का जो है पुलिसमैन बन गया। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह की शान, हमारी कौम की दुआएं और हम बिलखुसूस हमारी मुसल्लह अफवाज की एफर्ट्स, मई 2025 में जो कारनामा हमने किया और फिर जो हमारी लीडरशिप ने, बिलखुसूस मिलिट्री लीडरशिप मैं कहूंगा, उन्होंने जिस तरह डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव किया, तो उसके बाद पाकिस्तान की पोजीशन रोजाना की बुनियाद पे बेहतर होती चली गई पिछले 1 साल में, और भारत उसी तरह रोजाना की बुनियाद पे वो तन्हाई का शिकार होता चला। और आज आप देखिए कि हमारे पड़ोस में 6 हफ्ते की जंग हुई, उसके बाद सारी दुनिया का उसके पर इम्पैक्ट आया, फिर अब मुज़ाकरात शुरू हो गए, इस सारे उसमें भारत का कहीं नाम ही नहीं। तो ये जो है ना, मेरा ख्याल है नहीं, ये बात ठीक है सर। वो तो जंग इंडिया के साथ जिसको आप वो ये कह सकते हैं कि वो उसकी शायद आखिरी गलती थी। अपने जोन में पूरी दुनिया में उसने जो अपना इमेज बिल्ड किया वो तो बेला वजह भी नहीं था। हम वहाँ जहाँ पहुँचे हुए थे वो भी हम बेला वजह नहीं थे, हम आइसोलेशन में तो थे। और इंडिया के हर मुल्क में, इवन ईरान में भी उनकी बहुत ज़्यादा गिरफ्त थी, और सऊदी अरब, UAE, सारा अमेरिका तक उनका इस्तकबाल होता था, मिस एडवेंचर। लेकिन वो तो हो गई बात। हमारा ये 2025 के बाद, ये आपने दुरुस्त कहा कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से फिर हम यानी एक और तरफ चल पड़े, तरक्की की तरफ, और दुनिया हमारी तरफ देखना शुरू की। बेसिकली तो वो फतेह थी हमारी, मेरा ख्याल है। तो आगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। और अभी ये जो मुज़ाकरा, जैसे आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि इसमें यहां तक पहुंचने से पहले
इन 15+10 पॉइंट्स जो हैं, इनमें से मैं समझता हूं कि बड़ी हद तक बहुत सारी चीजें ऑलरेडी सेटल्ड हैं। कुछ नुकात ऐसे हैं जिसके ऊपर निगोशिएशन होगी। दोनों तरफ की टीम्स जो है वो बहुत ही हाई पावर्ड। और अच्छा, आपके ख्याल में क्या हो सकते हैं जो 3 चीजें हैं? एक तो यह है कि आपको पता है हरमज है और यूरेनियम है और मिसाइल की रेंज है, ये है 3 क्रूशल, बाकी तो कोई नहीं। और उन्होंने गुड जेस्चर भी दे दिया है कि जो मुंजमद असासे हैं वो भी जुज़वी तौर पर बहाल करने के लिए, जिसको वेलकम किया ईरान ने। देखिए, यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम मेरे ख्याल में ईरान उसको मौखर करने पे एग्री कर जाएगा, क्योंकि देखिए ये कोई पहली बार नहीं है। 2015 के मुज़ाकरात में और फिर उसके बाद जो गुज़श्ता साल 2 कोशिशें हुई जिन मुज़ाकरात को हमलों के साथ सैबोटाइज किया गया, और शहीद आयतुल्लाह का तो उसके बारे में फतवा था कि उनकी कोई इंटेंशन नहीं है वेपनाइजेशन की न्यूक्लियर डोमेन में। तो मेरा ख्याल है कि ईरान अगर अपने इस पूरे जो है सिचुएशन का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लेकिन एक चीज सिर्फ ये जो आज बयान हुआ है, आपने देखा कि जो ईरानियन डेलीगेशन के सीनियर मेंबर हैं यानी बाकर खालिबफ और अब्बास कराची, कि अमेरिका ने जो अपना ट्रस्ट जो है वो डैमेज करवाया हुआ है कि उस पर एतबार करना ज़रा मुश्किल है। तो अब इसमें ज़रा गारंटेड पाकिस्तान फैसिलिटेटर तो है, गारंटेड के मतलब इस पर डिस्कशन है। देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट तो बहरहाल है, लेकिन मुज़ाकरात में उस सारे रिस्क के साथ, उस सारे नज़ाकतों के साथ आना ही इस बात का सबूत है कि दोनों साइड्स बहुत सीरियस हैं मुज़ाकरात करने के लिए, क्योंकि अमेरिका को बीइंग सोल सुपर पावर उनको अपनी फेस सेविंग चाहिए, और ईरान को जो है अपनी जो फतह है उसको अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक डिविडेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो इसमें सिर्फ मुझे जो एक चीज हमेशा जो है ना वो परेशानी का बायस होती है, वो ये है कि ये जंग शुरू जिसने की वो फरीक तो मेज पे नहीं है, लेकिन हम और सारी दुनिया ये समझती है कि अगर अमेरिका इजराइल के बिहाफ पे जंग कर सकता है तो फिर वो इजराइल आता हूँ आपकी तरफ। डॉक्टर जफर साहब को साथ शामिल करें क्योंकि फिर नए पॉइंट। जी हसन जफर साहब, आप बताइए कि ये तो डिबेट तो एकेडमिक तो जाहिर है हम कहाँ से थे कहाँ पहुँचे, पर डिस्कस अबाउट टुडे कि आज हम कहाँ खड़े हैं और कल क्या होगा। कि फैसिलिटेटर भी हैं, ठीक है, हमें इस वक्त तो पूरी दुनिया में एजाज़, लेकिन ये पुरसरात भी है कि इसके साथ साथ चलना और इसको अच्छे तरीके से ईरानी डेलीगेशन को पाकिस्तान में बहफाजत हम लाएँ, ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कामयाबी। उन्होंने हम पर एतबार भी किया क्योंकि इसराइल पर तो कोई एतबार नहीं, कोई रास्ते में क्या करतूत कर जाता। मुज़ाकरात के मुतल्लिक़ आपके ज़हन में क्या है कि कहाँ कहाँ चीज़ें आगे नेक्स्ट मीटिंग पर जाएंगी, या ये अभी फैसला हो जाएगा या नेक्स्ट इसको लंबा मुज़ाकरा चलेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल शाहिद साहब। इट्स अ प्लेजर लिसनिंग टू एयर मार्शल एजाज मलिक साहब। बड़ी हमारे लिए तो एहसास की बात है कि हम उनके साथ बैठ के यहाँ पे गुफ्तगू करें। देखिए, लंबी चौड़ी स्पेकुलेशंस नहीं की जा सकती अभी, सही फरमा रहे थे सर। जो हम सर्टेनिटी के साथ बात कह सकते हैं वो बात कर लेते हैं। सर्टेनिटी के साथ बात ये कही जा सकती है कि इतना बड़ा ईरान का हाई पावर्ड डेलीगेशन और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट विद क्लोजेस्ट एड्स ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प, ये अगर आए हैं तो किसी अंडरस्टैंडिंग पे आए होंगे। ये हाथ झाड़ के वापस नहीं जा सकते। ये स्पेशली अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के लिए पॉलिटिकली ठीक नहीं है कि वो यहां से खाली हाथ लौट जाएं और कहें कि जी मेरी तो कोई बात ही नहीं मानी गई वहां। ही कैन नॉट डू दैट। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसपे पहले से ही एग्रीमेंट हो चुका था और कुछ नीटी ग्रेटी होगी जो आज बैठ के डिस्कस हुई होगी आमने सामने। अब वो एरियाज हम देख लेते हैं।
वो एरियाज वो होंगे जो आसानी से दिए जा सकते हैं और जो दोनों के लिए विन विन हो। दोनों के लिए विन विन क्या हो सकता है? 1 महीने की एक्सटेंशन कर देते हैं सीज फायर में, दोनों को सूट करता है। फिर आगे क्या सूट करता है? ईरान की एक डिमांड है कि हमारे एसेट्स प्लीज जो हुए कर रखे हैं आप वो खोल दें। अभी आपने बताया कि उसके ऊपर को प्रेशर ऑफ हो गई है, अंडरस्टैंडेबल है। बल्कि ईरान ने इसको मुज़ाकरात के अमेरिका के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पेट्रो डॉलर ना छेड़ा जाए। पेट्रो यॉन में जो पेमेंट ले रहे हैं वो पाबंदी ईरान ने लगाई थी, मैं तो पाबंदी ही कहूंगा कि उन्होंने पाबंदी लगाई थी। तो उसमें मुमकिन तौर पे, क्योंकि चाइना भी पीछे है ना, मुमकिन तौर पे कुछ अरसे के लिए पेट्रो डॉलर पे पाबंदी वाली बात से पीछे हो जाए ईरान। चाइना भी उसको वेलकम करेगा, क्योंकि वो भी नहीं चाहते रातों रात पेट्रो डॉलर से पेट्रो यॉन में सारा कन्वर्ट हो जाए और सारा बोझ उनके ऊपर आ जाए, करेंसी वाला सारा सिस्टम। उनके अपने रिजर्व्स भी डॉलर में है। सो वो भी नहीं चाहेंगे कि 2-3 साल से पहले ही ऐसा कोई रातों रात तब्दीली आ जाए। वो अपने डॉलर से पहले सोना खरीदेंगे, कोई और अपनी जो विनिंग मसलन आप कह सकते हैं कि इस तासर को किस तरह कायम करेगा कि विनिंग तासर को। हाँ देखिए ना, अब वो एक तो ये लेके आएगा कि जी मैंने अपने सोल्जर्स की जानें बचा ली, अब हमारे सोल्जर्स पे अटैक नहीं होगा जहां जहां पे वो स्टेशन है। वो जाके क्या बताएगा अपने लोगों को? फिर ये कि आई प्रोटेक्टेड माय पेट्रो डॉलर, अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम को मैं मजबूत करके आया हूं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिकी जहाजों पे कोई पाबंदी नहीं है। अमेरिकन फ्लैग ठीक है विल। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि हमने एयर मार्शल का पॉइंट ऑफ व्यू लास्ट ले रहे हैं, फिर आप तो हमारे साथ ही हैं, फिर राव मंजर यार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एयर मार्शल साहब, जो मैंने अभी बात की है कि अमेरिका अगर उस तासर को कायम नहीं रख सकता या ना रख सके कि जी वो जीत गया है, वो ऐलान बेशक करता फिर मिडल ईस्ट की जो डिपेंडेंसी है उनके ऊपर वो बहुत बड़ा तकिया, उसका क्या बनेगा? और फिर जो जेडी वैंस है ये आइंदा उम्मीदवार है प्रेसिडेंट का, क्योंकि सदर ट्रंप ने तो तीसरी दफ़ा होना नहीं, तो ये खिलाफ भी था ईरान के। इसका मतलब है मुज़ाकरा तो कामयाब की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो मैंने खदशा ज़ाहिर किया है कि इसके बाद अमेरिका इस इलाके में अपनी उस तरह की हुक्मरानी जो उनको सूट करती है मिडल ईस्ट के बादशाहत को, किस तरह कायम रख सकेगा? देखिए, मैं डॉक्टर साहब की बात से एग्री करूंगा कि अमेरिका के पास या प्रिसाइज प्रेसिडेंट ट्रंप के पास क्या टेक वे हैं। वो सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो इस खित्ते में तकरीबन 35,000 फौजी मौजूद हैं, कुछ 7 से 8 बड़े सैटेलाइट स्टेशन मौजूद हैं, बहरीन में, कतर में, यूएई में, वो सारे इंटैक्ट हैं। आबनाए हुर्मुज़ जो इस जंग का, उसकी जो बंदिश है वो इस जंग का कॉज तो नहीं था, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कंसिक्वेंशियल जो है वो इम्पैक्ट था। तो वो उसका स्टेटस रिवर्ट हो गया, यानी मैंने पूरी दुनिया के लिए जो है सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है उनको बहाल कर दिया। फिर किसी ना किसी हद तक जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम है उसका भी कोई ना कोई प्लॉजिबल सोल्यूशन जरूर निकल आएगा, क्योंकि उस पर ईरानियन रजामंदी भी है। और मिसाइल की रेंज है, मिसाइल भी इसमें आता है, मिसाइल का जो रेंज है उस पर भी डिस्कशन है। नहीं, मिसाइल के जी उसके ऊपर तो अभी तक तो ईरान ने उसको अपनी रेड लाइन करार दिया है जी, वो कहते हैं दैट इज नॉन निगोशिएबल। तो अगर रेंज पर तो बात हो सकती है ना, रेंज 15,000 ना से 4,000 से। देखिए, ये अपना ये सारी जो लीडरशिप की ना होती है जजमेंट कॉल। अगर आप आज इस पोजीशन में हैं कि आपने 10,000 रेंज का मिसाइल बना लिया, तो अगर आप वहीं पे कैप कर देते हैं या उसको कुछ कम भी कर देते हैं, तो दोबारा वो स्टेटस एक्वायर करने में आपको कोई देर नहीं लगती। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है कि उसमें कुछ चीजें इमीडिएटली सेटल हो जाएंगी, कुछ चीजों को फाइन ट्यून करने के लिए एक और मेरा ख्याल है निगोशिएशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन
बिल्कुल डॉक्टर साहब सही फरमा रहे थे कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का आना, देखिए अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ही इज ए प्रेसिडेंट इन वेटिंग, उसका अपना एक सियासी एजेंडा है अगले इलेक्शन के लिए, तो वो यकीनन इस मुज़ाकरात के जो टेबल से एक चैंपियन की हैसियत से उठ के जाना चाहेगा। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे जो है पॉइंट्स जो है वो सेटल हो जाएंगे, कुछ पॉइंट्स को इस तरीके से जो है पेंड कर दिया जाएगा कि वो उस पर ना नजर आए, बल्कि ये नजर आए कि उनको फाइन ट्यून किया जा रहा है। दोनों अपने स्टांस पर प्रेशर तो डाले रखेंगे, जिस तरह सदर ट्रंप ने कहा कि वरना ये हो जाएगा, वरना ये हो जाएगा, लेकिन उसने ये भी कहा कि कभी वो कहते हैं कि हुर्मज़ खोलनी पड़ेगी, कभी कहते हैं हमें तो कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि तेल हमारा बिकेगा और हम अच्छा तरीके से बेचेंगे। तो वजह ये मेरा ख्याल है इससे भी हो सकता है टैरिफ में शेयर होल्डर बन जाए। इसमें जब भी इतने हाई पावर्ड एम्पावर्ड जो डेलीगेट्स बैठते हैं ना टेबल पे, तो उनको मैंडेट होता है कि एक मिनिमम ऑब्जेक्टिव है जो उन्होंने लाजमी अचीव करना है और एक मैक्सिमम डिजायरेबल है। तो इन दो लिमिट्स के दरमियान जो साइड अपनी कम्युनिकेशन और सफारतकारी के जो है ना जो उनके पार्लेज हैं उसके साथ जो जितने परसेंटेज उसको ले जाए। थोड़ा सा मुझे क्योंकि आपके पास मेरा 25 मिनट होने जी जी जी, तो आप ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान जिस इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, इसके दौरान हमें भी पाकिस्तान जो फैसिलिटेशन भी हम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में डंका बाजरा खर्चा भी कर रहे हैं जी, तो पाकिस्तान तेल वगैरह में कोई सहूलत है जिसको मिल जाएगी आइंदा के लिए, आप तो रखते हैं या अगर सारी दुनिया ले लेगी? सबसे पहली बात तो ये है कि ऑयल, LNG, LPG उसका सबसे अश्योर्ड और सबसे इकोनॉमिकल जो है वो ईरान से उसका सोर्सिंग है, वो पाकिस्तान को बगैर किसी पाबंदी के मिल जाएगी। पाइपलाइन ईरान ने अपनी बिछाई हुई है, पाकिस्तान जो है वो कहीं से फंडिंग लेके पाकिस्तान अपनी तरफ बना लेता है, तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जो है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होगी। और फिर इस पूरे खिते में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज, अब हमें देखिए जिस तरह मैंने अर्ज किया कि हमने जंग को अच्छे तरीके से लड़ा, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हम अच्छे तरीके से लड़े, अब ये हमारी टीम की जो है एफर्ट है, उनकी स्किल्स हैं और उनकी नेक नीयति है कि वो किस तरह से अब इसको इकोनॉमिक गोल्स को जो है वो अचीव करें। तो ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, यानी हमारी कुदरत किस्मत ने और हमारे आर्मी की लीडरशिप ने उनको डी के अंदर पहुंचा दिया जी। अब गोल करना जो है ना वो इकोनॉमिक टीम का, फाइनेंशियल टीम्स जो है हमारी, उनका काम है कि वो किस तरीके से इसको किसी मीनिंगफुल इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो कन्वर्ट करते हैं। जी मास्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो ब्रेक की तरफ हमने जाना है कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि अभी मुज़ाकरात जारी हैं, कब तक रहते हैं, कितने दिन रहते हैं, आइंदा को तारीख मुकर्रर होती है, हम इस पर बात करेंगे। आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूँ इकबाल शाहिद। अभी हम बात कर रहे थे इस वक्त पाकिस्तान सफारती सतह पर पूरी दुनिया में एक बहुत ही नुमायां तौर पर देखा जा रहा है। पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनकी नज़रें पाकिस्तान पर हैं और इन मुज़ाकरात पर हैं जो ईरान और अमेरिका के साथ डायरेक्ट हो रही है, जिसका होस्ट पाकिस्तान है। ये सिचुएशन ये है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और आर्मी चीफ के साथ तमाम दोनों ममालिक के जो हाई पावर डेलीगेशन की मुलाकात हो चुकी है और इस वक्त मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। जिस तरह ब्रेक से पहले कहा था कि प्रिलिमिनरी तौर पर कौन कौन से सेटल हुए हैं और इस वक्त कौन से पॉइंट हैं जिनके ऊपर बात होनी है। हमारा डॉक्टर हसन जफर साहब और राव हमारे साथ मौजूद हैं। राव साहब, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आवाज़ आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब बताइए, बात तो आपसे हो रही थी जय मार्शल साहब के साथ कि सूरत हाल यही हम बार बार डिस्कस करेंगे, इसी पर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। जो दम आ रही है कि किन पॉइंट्स के ऊपर दोनों ममालिक जो हैं वो ज़्यादा फोकस हैं, क्योंकि
मुज़ाकरा से पहले कौन कौन से आपकी तवक्को के मुताबिक तो बातें हो चुकी होंगी, और पाकिस्तान इसमें रोल जो अदा कर रहा है, ये लास्ट एंड कहाँ तक जाएगी सिलसिला? देखिए, अब जो बात होगी उसमें जो सेटल हो चुकी होगी मुमकिन तौर पे वो डॉलर में पेमेंट की हो चुकी होगी कि आप उसको नहीं छेड़ेंगे, युआन में पेमेंट नहीं लेंगे, और आप कुछ हद तक आपके पास कंट्रोल रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का, लेकिन हम अपनी तरफ जाके ये बता देंगे कि जी हम जॉइंट ली इसको ऑपरेट करेंगे। प्रैक्टिकली तो इन्हीं का रहेगा कंट्रोल। सो कुछ ऑप्टिक्स चाहिए होंगे अमेरिकन को ये बताने के लिए कि हमने वहां अचीव किया है, और अपने फौजियों को हमने प्रोटेक्ट किया है, और जंग बंदी मुमकिन तौर पे कुछ एक्सटेंड कर देंगे। इसको तो आप ऑलमोस्ट कंफर्म ही समझिए। इस बात को 3 पॉइंट मैंने अभी डिस्कस आपसे कहा है कि बात किया कि 3 है जो क्रूशल है। वो है हरमज, तो हरमज में हो सकता है टैक्सेशन शुरू हो जाए और अमेरिका इसके खिलाफ है, हो सकता है उसके साथ मिल के हो जाए, हो सकता है कि अमेरिका को ये रियाद अकेले को दे दी जाए। तो इस पर जाहिर ज्यादा और थोड़ा मिसाइल की रेंज के ऊपर ज्यादा फोकस है। मिसाइल की रेंज का नहीं मेरा ख्याल है मसला अब रह गया। मिसाइल की रेंज कैसे ईरान नहीं मानेगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जहां अब ईरान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। मिसाइल की रेंज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये इस बात को भूल जाए, दैट इज नॉट हैपनिंग। दूसरा ये है कि न्यूक्लियर पे तो वो पहले ही बात कर रहे थे, उनका स्टांस है कि जी हम तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना नहीं चाहते, जो बनाना नहीं चाहते उसके पास है ही नहीं, और वो उन्होंने पहले भी अपने ओपन किए हुए थे इंस्पेक्शन के लिए फैसिलिटीज। तो लेकिन अब देखना यह है कि 28 फरवरी से पहले का स्टेटस को था, क्या ईरान वो बहाल करना चाहेगा इतनी कुर्बानी और इतनी मुश्किल उठाने के बाद? ऐसा नहीं होने वाला। मिडल ईस्ट का स्टेटस को 28 फरवरी से पहले वाला बहाल नहीं होगा, ये तो आप पक्का समझ लें। इन मुज़ाकरात को फिर अब कामयाब कैसे कह सकते हैं कि मेन क़यादत की हम कामयाब और नाकाम का लेवल तो अभी नहीं लगा रहे, लेकिन दोनों पार्टियां जब घर जाएंगी तो उनके पास दिखाने को कुछ होगा, ये कह रहे हैं। तो दोनों के पास दिखाने के लिए मंगल साहब से जरा फिर बात कर लूं। राव साहब की आवाज आ रही सर? जी जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। बहुत शुक्रिया सर, आप बड़ा करीब से देख रहे हैं ईरान और के ऊपर हमला इसराइल अमेरिका का, फिर आपने देखा मेन क़यादत का भी आपने देखा, फिर अमेरिका का गुरूर और तकब्बर भी देखा, मुख्तलिफ किस्म के उनके बयानात, धमकियाँ भी बदलती रही, आखिरकार मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ा। क्या समझते हैं कि कहाँ क्या दोनों मुल्क थक चुके हैं, या अमेरिका थक चुका है, या अमेरिका बड़ी आसानी से अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेगा? वो जो डैमेजेस हुए हैं, उनका क्लेम है ईरान का कि डैमेजेस दिए जाएँ, क्या यहाँ ये पॉइंट भी तो डिस्कस होगा ना? मुज़ाकरात के अमकान जो है वो कहाँ तक आप देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी। दोनों स्टेट्स जो हैं, स्पेसिफिकली ईरान जो है, उसमें उससे इंफॉर्मेशन जो बाहर निकलती है वो हमें पता नहीं है इस वक्त। शुमीद है कि ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और टोटल डैमेज हुआ है मुल्क में इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, वो $400 बिलियन हुआ है। और ये एक अंदाजा है जिसकी बेसिस जो है मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैंने एक दो मगरबी अखबारात में ये पढ़ा था। तो कंपनसेशन जो ये मांग रहे हैं यूनाइटेड स्टेट से, वो तो मुमकिन नहीं है कि कंपनसेशन वो दें, उसके मुझे इम्कानात नजर नहीं आ रहे। दूसरी बात ये है कि ईरान जो है उसको प्रैक्टिस है उस मुल्क को जंगो जदल की, और इसकी बड़ी एग्जाम्पल मौजूद है हमारे पास, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। अमेरिका जो है उसमें सबसे इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है उसमें टची पॉइंट, जिसके ऊपर सेंसिटिव पॉइंट आप कह सकते हैं, वो उनके अमेरिकन सोल्जर्स के बॉडी बैग्स हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान जो है उसके पास एक एडवांटेज है कि अगर वो अमेरिकन सोल्जर्स को इनडिस्क्रिमिनेटली किसी भी स्टेज पे मारने की कैपेसिटी रखता है या मारने की कोशिश करता है, तो अमेरिकन जो सिस्टम है उसमें ट्रंप ऑलरेडी बहुत वीक हो चुका है एप्स्टीन फाइल्स की वजह से। तो वो मजीद बॉडी बैग्स अगर जाएंगे तो वो मजीद उसके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब जो हमारे पास डायलॉग्स हैं और जो मुज़ाकरा जिसे आप कहते हैं, ये बहुत फ्रेजाइल, ये बहुत है फ्रेजाइल। मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि इसका आउटकम का कम से कम मैं कतई तौर पे किसी चीज पे श्योर नहीं हूं कि इसका आउटकम क्या होगा। डॉक्टर जफर साहब ने जो एक फरमाई है बात, वो बिल्कुल दुरुस्त है कि मुज़ाकरात के एंड के ऊपर ऑप्टिक्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ईरान भी जाके अपने लोगों को कहे कि जी हम जीत चुके हैं, और अमेरिकन भी कहें कि जी हमने जंग जो है वो फतह हासिल कर ली है। अब ये ऑप्टिक्स किस सूरत में सामने आते हैं इसके मुताबिक फिलहाल तो मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नहीं, ऑप्टिक्स का अचीवमेंट जो है एक तो है ना कि एटमी जंग से हम बच गए, ये मुल्क मुतासर होने थे जिसका खतरा था, जो लोग इसके परसेंटेज जो 80% तक ले गए थे कि अगर 2 घंटे में ये वाक़या नहीं होता, बेशक दोनों ही रजामंद थे, तो वाक़या कोई हो सकता था। यानी आदमी जिस वक्त ज़्यादा शिकस्त भी उसको नज़र आ रही हो, इलाका ही उसका गुरूर और तकब्बर भी पीछे हट रहा हो, इंटरेस्ट उनके डैमेजेस हो रहे हो, तो दुनिया ठट्ठे मार रही हो, तो फिर वो ऐसे काम तो कर गुजरता है। ऐसा वाकई उन्होंने कर भी किया भी था, तो दुनिया तो इसमें गेन किया है ना, दुनिया ने, ईरान ने भी गेन किया। देखिए, आप न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो असल प्लेयर है इस पूरी जंग का वो ट्रंप नहीं है। अच्छा। ट्रंप एक मेरी नजर में तालिब-इल्म की हैसियत से अर्ज कर रहा हूं, एक सबॉर्डिनेटेड स्टूज है नेतन्याहू का। मैं बहुत सोच समझ के लगता, तो यही तो खतरा था। ठीक है, और नेतन्याहू पे कोई कंट्रोल नहीं है अमेरिका का, उसके बरक्स ऑपोजिट। ये न्यूयॉर्क पोस्ट में एक दो जगह लिखा हुआ है कि नेतन्याहू सेंटकॉम को और उनकी फौज को में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, और ये इन्फ्लुएंस जो है वो गैर मामूली है। डेफिनेटली इजरायली प्राइम मिनिस्टर को वो रिपोर्ट तो नहीं करते होंगे, लेकिन नेतन्याहू जो है वो जिस तरह का आदमी है और जो उसकी ज़ायनिस्ट बैकग्राउंड है, और उस तरह के आदमी उससे अगर अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट में मिल गए हैं तो वो डायरेक्टली उनसे निगोशिएट भी आपका मतलब ये आपका पॉइंट वो ये है कि है। मुज़ाकरात के बाद नेतन्याहू फिर भी ताकत में रहेगा, और उसका वहाँ यानी सेंटकॉम में उसकी जो मौसर लाबी है वो उसी तरह ताकतवर रहेगी। यानी इन मुज़ाकरात को किसी वक्त भी सबोटाज करने की अहलियत रखता है। देखिए, सबोटाज तो मुज़ाकरात जो है वो करने की पाकिस्तान के एक वजीर साहब ने भी कोशिश की है। हाँ, वो बताइए, उन्होंने फिर ट्वीट करके फिर हटा भी दिया। नहीं, वो हटाना और चीज है, उसके ऊपर इजरायली प्राइम मिनिस्टर का जो बयान आया है वो बड़ा तवज्जो तलब है। ये बच्चों का खेल नहीं है कि आप एक इररिस्पॉन्सिबल बात कर दें जब मुज़ाकरात आप इनवाइट कर रहे हैं लोगों को, और इसके पीछे भी पूरी साजिश की थ्योरी है जो लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। नेतन्याहू इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट मैन, और उसको हैंडल करना ट्रंप के बस की बात नहीं है। अच्छा। और वो जो बंदा है वो किसी सूरत में भी चलो इसी नहीं मानेगा जब तक कि ईरान को मिलिटरीली पैरालाइज नहीं कर दिया जाएगा। इस पर सर फिर मैं अब उसकी डॉक्टर साहब तरह से पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं? क्योंकि आपने देखिए ये बड़ा राव साहब ने बड़ा एनालाइज किया है कि अगर ऐसा ही है तो हम तो अच्छी तौर राव साहब ने हमारी डॉक्टर राव ने हमारी तवज्जो दिलाई है, लेकिन जरा इसको एनालाइज करें। एक दो और प्लेयर्स को एंटर करते हैं ना सीन में, एक रशिया और एक चाइना, वो भी तो मौजूद हैं इस सारे काम में। देखिए, पिछले साल चलते हैं जब इंडिया ने पाकिस्तान पे 6-7 मई को हमला किया, 4 दिन के बाद क्या हुआ? पाकिस्तान इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए कि पाकिस्तान ने चाइनीज इक्विपमेंट यूज किया और अपनी फौजी सलाहियत दिखाई।
अमेरिकन ने फौरन कहा कि आप तशरीफ ले आइए, हम आपको ज्यादा उधर यानी मुकम्मल तौर पे चाइना के कैंप में जाता नहीं देख सकते। मेरा अंदाजा यह है कि अभी भी चाइना और रशिया का इनके पास जितनी भी असिस्टेंस आई है, हमें डिटेल्स नहीं पता, गुमान कर रहे हैं कि मिली है। सैटेलाइट असिस्टेंस थी, इक्विपमेंट आया और हथियार भी आए होंगे, हम नहीं जानते, बट कुछ ना कुछ तो आया है। तो और इन्होंने अपनी फौजी ताकत नहीं, उन्होंने छुपाई तो डॉक्टर छुपाई तो नहीं की। इंडिया में 400 यूज हुआ, वहां 500 यूज हुआ। डिटेल्स छोड़ दे, हमें नहीं पता, लेकिन ओवरऑल बात करते हैं ना। तो उन्होंने अपनी विल टू फाइट दिखाई और तकलीफ सहने की हिम्मत दिखाई। दिस चेंजेस एवरीथिंग। मेरा गुमान यह है कि अब ये नहीं चाहेंगे अमेरिकन कि पाकिस्तान और ईरान जो कि फ्रंट लाइन स्टेट्स बनते जा रहे हैं या बनते नजर आ रहे हैं चाइना के, और ये यूरेशियन ब्लॉक कंसोलिडेट हो जाए, वो रियायत देंगे ही देंगे इन्हें, ईरान को। ईरान की हेजेमनी इस्टेब्लिश होगी, तस्लीम की जाएगी पूरे मिडल ईस्ट पे। इसके बाद मिडिल ईस्ट की किंगडम्स का क्या फ्यूचर है, ये एक जिम्नी सवाल बन के सामने आएगा। नहीं, मेरा ख्याल है सबसे बड़ा सवाल ही ये है, अगर आप ईरान को उस तरीके से लेते हैं कि वो इस जगह बहुत अच्छी बार्गेनिंग में यानी सक्सेसफुल हो जाता है और दुनिया मान जाती है कि वो जीत गया, तो ये किंगडम के लिए ही तो है बात सारी। आज खबर चल रही है, आपने भी देखी होगी कि पाकिस्तान की कुछ फोर्सेस स्टेशन हुई हैं किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट पे, सऊदी अरब के, जो कि ईस्टर्न है। अब ये तो नहीं कोई तस्वुर कर सकता कि वो ईरान पे हमले के लिए हुई हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं हम ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। लेकिन तो इसका मतलब है किस लिए हुई है? इजराइल के लिए हुई है, क्योंकि इजराइल के लिए ये बात सुनने में आ रही है कि जी वो लबनान पे जो काम कर रहे हैं वो हमारे बस में नहीं है। तो भाई अगर आपके बस में नहीं है, अगर आमने सामने बैठ के बात हो, तो फिर आप बीच में से हट जाए, हम देख लेते हैं, फिर उसको जाके जब हम उसको निबेड़ने जाए तो आप बीच में ना आए। यही होता है ना जी। नहीं, मसला तो मेरा ख्याल है ये जंग क्या कर रही है, ये बंदा आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा, आप ये जवाब दे रहे हैं, तो फिर मैं उसको निबेड़ता हूं जाके। तो अब आप इकबाल साहब उसकी साइड पे तो ना खड़े होना। राव साहब का पॉइंट है वो जो मैंने सुना है वो ये है कि नेतन्याहू के आगे यानी ये होस्टेज बने हुए हैं सारे लोग। लेकिन ये भी तो है ना कि अगर ये ताकत में इसराइल इसी तरह रहता है तो फ्यूचर तो इसराइल का भी कुछ नहीं रहता। बेशक कुछ भी कर ले, अमेरिका के आज तक तमाम प्रेसिडेंट इतनी फेवर नहीं की जितनी ट्रंप ने की, खुली छुट्टी नहीं किसी ने दी। मुझे आपकी आवाज मुकम्मल सुनाई नहीं दे रही जितना मैंने कहा आज तक अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट ने तारीख है कि इसराइल की मदद जरूर किया, इतनी खुली छुट्टी नहीं दी जब पहली दफा मिली है। लेकिन इसराइल को जाती भी खतरा पैदा हो सकता है ना अगर ईरान उस स्टेज के ऊपर डोमिनेट करता है जिस तरह उसने दिखाया। देखिए इकबाल साहब, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है, इस बात को हमने पहले भी मैंने अर्ज किया है, 1973 में जब सीरिया और इजिप्ट की फोर्सेस ने तकरीबन शिकस्त दे दी थी इसराइल की फौज को और तल अवीव पे कब्जा करने के करीब थी, तो उस वक्त इसराइल को इन्होंने हथियार रोके हुए थे अमेरिका ने। इसराइल ने उस वक्त रिपोर्टेड मैटर है 8 जहाजों पे न्यूक्लियर बॉम्ब लगा के डेमास्कस और कायरो और 2-3 और ठिकाने थे जहां पे उन्होंने टारगेट के लिए लोड कर दिया था। ये इत्तला पहुंची थी हेनरी किसिंजर के पास। उस वक्त उन्होंने सारा अमेरिकी ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम बाईपास करके उन्हें फौरी हथियार भिजवाए ताकि वो मुकम्मल शिकस्त दो चार ना हो। अब मसला ये है कि इजराइल की फौज जब मुकम्मल शिकस्त दो चार होने के करीब होगी या हो जाएगी तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर लेंगे। ये उनकी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है। आधा मार के छोड़ना भी मसला है, पूरा मारना भी मसला है। चलो इस मसले का हल नहीं निकलना। सर अगले पॉइंट, असल मसला ये है। जी बात करें, आप बात करें जी। तो ये इस मसले को हल करना है। ठीक है। इस मसले का अमेरिका के पास भी हल नहीं है, इस मसले का सारी दुनिया के पास हल नहीं है, लेकिन इस मसले का की कॉस्ट है इसको नबेड़ने के लिए। अब कॉस्ट क्या है
कि इजराइल को इस वक्त जो तब्दीली आई है, इजराइल की जो पॉलिटिकल हिमायत थी यूरोप में वो तकरीबन खत्म हो गई है। दिस इज द पॉइंट। इटली उनके साथ नहीं है, इसी लाइन को आगे फ्रांस उनके साथ नहीं है, स्पेन उनके साथ नहीं है, जर्मनी में कुछ हद तक हिमायत है, उनके अपने वजूहात हैं जो उन्होंने हॉलोकॉस्ट किया था तो उसकी वजह से वो उनका एक मसला है। मतलब इसी सवाल को आगे राव साहब की तरफ मैं ले जाता हूँ, ये बड़ा पॉइंट आपने दिया जी। राव साहब मेरी आवाज आ रही सर? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा राव साहब, यही तो असल पॉइंट है कि क्या अमेरिका आइंदा पूरी दुनिया की वाहिद सुपर पावर है? क्योंकि आज 70 ममालिक यूरोपीय यूनियन क्या उन्होंने भी, वो नेटो पहले ही, फ्रांस और ये आपने देखा कि इटली और कनाडा बिलखसूस और ये सारे ममालिक ने इस जंग को अपने नापसंद भी किया और हमायत नहीं की। तो अगर वो होता है तो जो ग्रेटर इसराइल हम कहते रहते हैं कि अमेरिका पीछे है, और उसका नफसियाती तौर पर वो कई दफ़ा कई मुल्कों में बंदा भी उठा के वेनेजुएला से ले भी जाते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता, कई मुल्कों में हुकूमत बदल देते हैं सिर्फ कहने में। क्या अमेरिका आइंदा वाकई सुपर पावर रहेगा या अब वो उसका एंड हो गया है? देखिए एम्पायर्स जो हैं वो एक लड़ाई के बाद तो खत्म नहीं होती ना जी। ये तो बहुत ही हम हेस्टी एक जजमेंट की तरफ चले जाएंगे, पॉलिटिकल जजमेंट की तरफ, कि अमेरिका जो है वो उसका सुपर पावर का रोल जो है वो खत्म हो गया है। अमेरिका डिफेंस का जो बजट है एक यार्ड स्टिक है बड़ी आम सी, उसको मैं क्वांटिफाई बहुत ज्यादा नहीं करूंगा इस वक्त। कि पूरी दुनिया का दिफाई बजट एक तरफ है और अमेरिकन फोर्सेस का दिफाई बजट एक तरफ है, उसके बराबर नहीं बल्कि ज्यादा है अमेरिका का। तो जब तक ये इक्वेशन कायम रहेगी अमेरिका जो है उसकी जो सुपर पावर होने के चांसेस हैं वो मौजूद रहेंगे। और ये जो बात है कि हमें अगर अमेरिकन बिहेवियर को समझना है तो अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले भी अभी इसके साथ हो गया ना, मेरे क्या नेचुरल अलाइज बन गए चाइना और रशिया, नेचुरल अलाइज, यानी वो बेशक मार देखे ना चाइना के अंदर, चाइना ने डॉक्टर जफर साहब सही फरमा रहे हैं और आप भी सही फरमा रहे हैं कि चाइना ने काफी मदद उनकी की होगी, ईरानियंस की भी की है, पाकिस्तान की भी उन्होंने वर्सेस इंडिया की है, लेकिन चाइनीज इस वक्त तक रिलक्टेंट हैं या शाय हैं कि वो डायरेक्टली कन्फ्रंट करें यूनाइटेड स्टेट्स को। रशिया के पास तो वो अहलियत नहीं है कि वो डायरेक्टली कन्फ्रंट कर सके। मैं डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन की बात कर रहा हूं, इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की अर्ज नहीं कर रहा। मेरी गुजारिश जो है वो सिंपल ये है कि इकोनॉमिक पावर जो है और या इकोनॉमिक पावर हाउस जो है वो अमेरिका इस वक्त मौजूद है और उसके बाद चाइना है और डेफिनेटली जर्मनी और फिर इंडिया है। तो फिलहाल तो सुप्रीमेसी जो यूएस की है वो किसी ना किसी तौर पे मौजूद रहेगी। और मैं आपको सिर्फ एक नफसियाती बात अर्ज कर दूंगा, अमेरिकन ने, मैं छोटी बात करूंगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले बाकायदा एक मुआहदा किया हुआ था जर्मनी वगैरह के साथ कि हम आप जाओ मर्जी जंग करें, हम इंटरफियर नहीं करेंगे। और विंस्टन चर्चिल को मिन्नतें करनी पड़ी थी अमेरिकन प्रेसिडेंट की कि यार खुदारा हमें आप असला दें। और फिर उन्होंने एक जगह उनके कुछ जहाज खड़े हुए थे, वहां से असला यूरोप को दिया था। अमेरिका हमेशा से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड, जब तक उसे डायरेक्टली प्रोवोक नहीं किया गया, जैसे पर्ल हार्बर की मैं अर्ज कर रहा हूं, उस वक्त तक वो जंग में नहीं आता। अच्छा, अब आपको हमें ये समझने की जरूरत है कि अमेरिकन जो ये समझते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस विद इन अमेरिका ये है कि हमारे पास पैसे भी दुनिया में सबसे ज्यादा है, हमारे पास फौज भी असला भी है, हर चीज है, तो दुनिया को हमारी जरूरत है, हमें दुनिया की जरूरत नहीं है। ये उनकी की बात ठीक है, अब तक तो ऐसा ही है। वजह जिस तरह इंडिया का एक बहुत बड़ा एक सुपरमेसी एक मिस एडवेंचर से ख़त्म हुई, कई दफ़ा गलती तो होती है, आप तो हिस्टोरियन हैं, कि कहाँ से हम शुरू करें, यानी ग्रीक से, रोमन से और जर्मन से करें या जापान से करें, फिर रूस की मिस एडवेंचर से करें, फिर इंडिया से करें। अब अमेरिका की बारी तो मुझे लग रहा है आ गई है कि दूसरे ममालिक, चाइना बहुत आगे, बेशक बैक फुट पर ही आप कह सकते हैं कि वो काम कर रहा है,
तो बात तो ये मैं सवाल पूछ देखिए, अगर आपका इकबाल साहब इशारा ये है कि यूरोप के अंदर अमेरिकन इन्फ्लुएंस कम हो गया है, तो मैं आपकी बात काफी हद तक तस्लीम करता हूँ। हाँ डेफिनेटली यूरोप के अंदर एक इंडिपेंडेंट थॉट मौजूद है कि हमें ये देना, इनको अमेरिकन को इतना ज्यादा लीवरेज नहीं देना चाहिए, जिसकी एक मिसाल इटली है, स्पेन है, इवन शुरू में पहले 5-10 दिन यूके भी है, लेकिन फिर वो गिव इन कर गए, उन्होंने अपना साइप्रस में भी उनके हवाले कर दिया और कुछ और मुल्कों ने भी किया। लेकिन फिर ये गेम जो है ये इंतहाई कॉम्प्लेक्स और ये पेचीदा तरीन मामला। टाइम आगे बढ़ रहा है, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा इकोनॉमिकली तौर पर है ना कि पाकिस्तान गेन क्या करेगा। जी डॉक्टर साहब आप बताइए, जो मैंने सवाल किया वही रहेगा जो राव साहब से मैंने किया है कि कब तक, यानी आपने देखा कि 70 ममालिक, फिर नेटो, यूरोपीय यूनियन इधर भी आके अगर वापसी ऐसे मुआदे के तौर पर वापस चला भी जाता है तो वो पोजीशन रहेगी अमेरिका की? पोजीशन तो नहीं रहेगी, इसके तो अलामात है। अलामात से हम अंदाजा लगाते हैं कि कोई सुपर पावर है या नहीं है। सुपर पावर का सिक्का चलता है दुनिया, उनके नाम का डॉलर चलता था, बादशाह सलामत, शहनशाह मुअज्जम के नाम का सिक्का चलता है। अच्छा, और अगर वो सिक्का चलना बंद हो जाए या उस सिक्के को कोई चैलेंज कर दे कि ये सिक्का किसी काम का नहीं है, ये तो रद्दी का टुकड़ा है, तो इसका मतलब है कि बादशाहत में, उनकी शहनशाहियत में कोई कमी आ गई। तो अगर 10 टैंकर भी युआन में बिके हैं बादशाह सलामत के होते, तो इसका मतलब बादशाह सलामत की अब वो बात नहीं रही। ठीक है, अब बादशाह सलामत आए हैं, ठीक है, दरखास्त करने के भाई हमारा सिक्का रहने दीजिए, हाँ। इसी में ट्रेड करें। डॉक्टर साहब एक लाइन मैंने लेनी है, राव साहब 1 लाइन, ठीक है? जी जी डॉक्टर साहब 1 लाइन। लेट्स सी। जी जी, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अभी मैं जिस तरह पहले करता फ्रेजाइल सिचुएशन है, लेट्स वेट फॉर ओके, बहुत शुक्रिया और उसके बाद हम अगली बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन आप प्रोग्राम देख रहे थे, और पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में आप कह सकते हैं कि जब पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ फोकस है, तो हम पाकिस्तानी बड़े फ़ख्र से बयान कर रहे हैं कि दुनिया की बड़ी अहम ताकतों के मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो रहे हैं। आप कह सकते हैं ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का पाकिस्तान में होना एक आम बात नहीं है, अहम तरीन है। हमारे नज़दीक हिंदुस्तान को आपने देखा कि उस वहाँ सफ़े मातम बिछी हुई है, और हमारे दुश्मनों को इस वक्त जिस किस्म की परेशानी लाहक है, जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते रहते थे, इस वक्त पाकिस्तान मेरा लगता ही है कि इस आइंदा बहुत ज़्यादा तरक्की भी करेगा, और पाकिस्तानी अवाम के लिए पाकिस्तान में रहना, पाकिस्तान का पासपोर्ट बड़ा काबिल फ़ख्र होगा। इसके लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना चाहिए, और इस मौके के ऊपर अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद भी और सियासी क़यादत जो वाइज किस्म का जो रोल अदा किया उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। नाज़रीन अपना ख्याल कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।